Hello, Joe. Let this question: a plank of mass 5 kg is placed on a frictionless horizontal plane. Further, a block of mass 1 kg on plate over the plank. A massless spring of natural length is 2 meter is fixed to the plank at its one end. The other end of the spring not fixed to the block is compressed by the block by half of the spring of natural length. The system is now released from the rest. If stiffness of the spring constant is 100 Newton per meter, the velocity of the plank when the block leave the plank is. आइए बेटा, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सरफेसेस आर स्मूथ, दोनों सरफेस स्मूथ है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर है और ये ब्लॉक जो है इसको पहले कंप्रेस करता है। कब तक? जब इसकी नेचुरल लेंथ के हाफ तक इसको कंप्रेस करेगा। नेचुरल लेंथ अगर एल है तो एल बाई टू तक इसको क्या करता है? कंप्रेस करता है। फिर इसको वहां से छोड़ देते हैं बेटा। तो हम मतलब अगर टी बराबर जीरो के कंडीशन को देखें तो एट टी इक्वल टू जीरो इंस्टेंटली अगर हम देखते हैं तो जो ब्लॉक है यहाँ पे आपके पास में जो 1 kg का ब्लॉक है, जिसको हम यहाँ पे M1 बोल सकते हैं, इसने स्प्रिंग को पहले कंप्रेस किया। स्प्रिंग को क्या किया बेटा? कंप्रेस किया। स्प्रिंग को कंप्रेस किया, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमें के है बेटा, जिसका वैल्यू हमें 100 न्यूटन पर मीटर दिया है और इसकी जो नेचुरल लेंथ है वो नेचुरल लेंथ हमें यहाँ पे 2 मीटर बता रखी है बेटा। और कंप्रेस हम कब तक कर रहे हैं? नेचुरल लेंथ के जस्ट हाफ तक कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब 1 मीटर तक हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं बेटा। और कंप्रेस करके हम इसको रिलीज कर रहे हैं और इसके नीचे ही एक प्लांक है बेटा। और इस प्लांक का जो मास है, इस प्लांक का जो मास है M2 जो मास है बेटा, वो कितना है बेटा? 5 kg का इसका मास है बेटा। तो हम अब इसको जैसे रिलीज करेंगे तो बेटा सडनली इसको एक स्पीड मिलेगी, v स्पीड मिलेगी। और इस प्लांक को भी देखो, नीचे कोई सरफेस स्मूथ है, स्मूथ है तो बेटा इसको भी कोई ना कोई तो स्पीड मिली होगी। तो अगर इसको v1 स्पीड मिली होगी तो इस प्लांक को v2 स्पीड मिली होगी। अब कौन से डायरेक्शन में मिली होगी ये हमें भी नहीं पता, तो अपन तो v1 v2 मान लेते हैं, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है बेटा? कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि जब आपने ब्लॉक को रिलीज करा ना, तो ब्लॉक को रिलीज करने से जस्ट पहले किसी के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं थी, ना तो ब्लॉक के पास में कोई वेलोसिटी थी, ना मोमेंट प्लांक के पास में कोई वेलोसिटी थी। और जैसे ही ब्लॉक को रिलीज करा तो सडनली यहाँ पे ब्लॉक के पास वेलोसिटी v1 वेक्टर आ गई है और जो यहाँ पे प्लांक है उसके पास वेलोसिटी v2 वेक्टर आ गई है बेटा। तो m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो अगर मैं m1 मास पुट करूँ तो यहाँ पे कितना है? m1 मास 1 kg का है, v1 वेलोसिटी हमें नहीं पता, और बराबर में माइनस का m2 मास 5 kg का है, वेलोसिटी v2 भी हमें नहीं पता। तो v1 इक्वल टू माइनस 5v2 आ गया। बड़ा माइनस ये शो करता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे। अगर ब्लॉक आगे मूव कर रहा होगा, अगर आपका ब्लॉक जो है 1 kg का वो आगे मूव कर रहा होगा तो प्लांक आपका पीछे मूव कर रहा होगा। ये तो कंफर्म है कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट कौन आगे कौन मूव पीछे, तो सीधी सी बात है ब्लॉक आगे मूव करेगा क्योंकि स्प्रिंग उसको इंपल्स आगे की तरफ देगी। तो प्लांक को रिएक्शन के फॉर्म में जो इंपल्स मिलने वाला है वो अब बैकवर्ड डायरेक्शन मिलेगा, मतलब उसको मोमेंटम वाले उसको अपोजिट डायरेक्शन मिलने वाली, v2 उसको अपोजिट डायरेक्शन मिलने वाला है। तो अब हमें यहाँ पे v1 v2 में एक रिलेशन तो मालूम हो गया है। अब हमें एक को रिलेशन चाहिए जिससे हम यहाँ पे इजिली प्लांक का वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकें। और प्लांक का वेलोसिटी यहाँ पर कितना है? v2, तो v2 हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो v1 v2 में एक रिलेशन आ गया, v1 इक्वल टू माइनस 5v2 होता है। एक को रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। v1 v2 में एक रिलेशन आ चुका है। v1 किसके बराबर है बेटा? माइनस 5v2 के बराबर है। अब v1 v2 में एक रिलेशन लाने के लिए हम क्या अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है? एनर्जी कंजर्वेशन कहता है बेटा कोई भी इंसिडेंस होने से पहले का, मतलब जो टोटल एनर्जी है, तो टोटल ब्लॉक के पास भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, प्लांक के पास भी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। और स्प्रिंग को आपने कंप्रेस किया था 1/2 के एक्स स्क्वायर से। फिर उसके बाद में जो स्प्रिंग थी नेचुरल लेंथ पर आ गई, फाइनल कंडीशन में स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आ गई तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर जीरो हो गई। और उस टाइम पे जो ब्लॉक है वो आपका 1/2 m1 v1 स्क्वायर से मूव कर गया और जो प्लांक है वो आपका 1/2 m2 v2 स्क्वायर से मूव कर जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं तो 1/2 स्प्रिंग कांस्टेंट इज 100 और मैक्सिमम कंप्रेशन इज 1/1 का स्क्वायर बेटा। और 1/2 मास इज m1 की अगर मास की बात करता हूँ तो m1 कितना है बेटा? मेरे पास 1 kg है, तो m1 1 kg है और यहाँ पे v1 का स्क्वायर। और 1/2 और m2 हमारे पास 5 kg का है और स्पीड v2 का स्क्वायर। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो 100 और यहाँ पे v1 का स्क्वायर प्लस 5v2 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब हमें v1 की जगह क्या पुट करना है? माइनस 5v2 पुट करना है। तो वैल्यू v1 पुट इन दिस इक्वेशन। वैल्यू ऑफ v1 जो है यहाँ पे माइनस का 5v2 वहाँ पे पुट कर दीजिए। अब जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ से v2 आ जाएगा। तो देखो 100 माइनस का 5v2 को आपने यहाँ पुट करा तो माइनस 5v2 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 5v2 का होल स्क्वायर बेटा, ये हमने पुट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे कितना हो गया? 5 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू v2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 5 इंटू v2 का स्क्वायर हो जाता है। तो ये 100 और ये कितना हो गया? 30 इंटू v2 का स्क्वायर हो जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो वेलोसिटी है, प्लांक का जो वेलोसिटी है v2, वो कितना हो गया? √10/3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है।
तो फाइनली हमें क्या कैलकुलेट करना था, प्लैंक का वेलोसिटी कैलकुलेट करना था। प्लैंक का वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया, √10/3 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, √10/3 मीटर पर सेकंड, मतलब बी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।